फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग का वो देके गया था, आप चेक करें। फर्स्ट ईयर का अकाउंट सेकंड अप्रोच से बैड डेट अकाउंट यदि आपने बनाया होगा तो उसमें 2 डेटेड्स इन बाई P&L हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट में आप एंट्री चेक करो, बाई P&L और टू बैलेंस हो गया, जनरल एंट्री हो गई तीनों, और बैलेंस शीट और P&L का प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली सेम था। सेकेंड ईयर में चेंज होगा। अब सेकेंड ईयर में सिंस पीछे से प्रोविजन आ रहा बन के, और प्रोविजन इसीलिए तो बनाए जाते हैं कि अगले साल जब बैड डेट होंगे तो उस प्रोविजन के अगेंस्ट में आपके बैड डेट राइट ऑफ हो जाएंगे। किस तरह से वो देखना। अब लिखिए सॉल्यूशन सेकंड, या यूं लिख दो सेकंड ईयर। सेकंड ईयर चला दो यार, वैसे बहुत गर्मी है। आप लोगों का सर्दियों में क्या होगा, मुझे तो वो टेंशन हो रही है। कितना सब कुछ कितना। सेकेंड ईयर लिखिए 2000, कौन सा ईयर है सेकेंड ईयर? 2000 लिखिए 2021-22। और अब इस ईयर में पहले आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज। अब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं 1 बाई 1। लिखिए सॉल्यूशन 1, जनरल एंट्रीज। सॉल्यूशन 1 जनरल एंट्रीज, पहला सॉल्यूशन। अब जनरल एंट्री 1 बाई 1, एक एक एंट्री। सबसे पहली एंट्री सेकेंड ईयर में देखो बैड डेट्स कितने रुपए के हैं। सेकेंड ईयर में अमाउंट ऑफ बैड डेट कितना है? तो पहली एंट्री तो करिए ड्यूरिंग 21-22 बैड डेट अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड आप कोई भी यूज लो। जो बैड डेट रियल में राइट ऑफ हो गए, जो डेटर्स रियल में डूब गए, उसकी एंट्री हर हालत में बैड डेट टू डेटर्स। चाहे आप प्रोविजन बनाएं या ना बनाएं, चाहे आप प्रोविजन की मेथड कोई सी भी यूज करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एंट्री के तो हमेशा बैड डेट टू डेटर ही हो। एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ, नरेशन लिख दें बीइंग। आपने आज ही ज्वाइन किया है, पहले की क्लासेस थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 8-10 क्लास हो गई होगी शायद, ऑलमोस्ट बेसिक्स चल रहे हैं। एक्चुअली मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया कोई भी, थोड़ा हम 11th-12th में हैं अभी इस टाइम, ठीक है। आप वो एक्सेस लेके और थोड़ा पीछे का कवर करके आना। लिखिए नरेशन लिखिए बीइंग एक्चुअल बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। बीइंग एक्चुअल बैड डेट या बैड डेट एक्चुअली रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। जो बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअली राइट ऑफ हो गए, रियल में राइट ऑफ हो गए, हो गई। अब उसके बाद सेकेंड एंट्री में चेंज आएगा। कल तक आप जो एंट्री भी करके लाए होंगे, आप देखो सेकेंड एंट्री आपने करी होगी P&L टू बैड डेट। अब बैड डेट P&L में नहीं जाएगा, क्योंकि पीछे से प्रोविजन बना के लाने का फायदा क्या फिर? एक तो आप पिछले साल से डट के आए हो, सोच के आए हो, इमेजिन करके आए हो, आप ये कल्पना करके आए हो कि इस साल हमारे डेटर्स डूबेंगे, और डूबे हैं वास्तव में। उसके बावजूद उठा के बैड डेट को P&L में भेज रहे हो, तो वो प्रोविजन काहे के लिए बनाया था? फिर प्रोविजन से चार्ज करनी चाहिए। अब यदि बैड डेट को प्रोविजन से चार्ज करोगे तो प्रोविजन कम होगा। प्रोविजन जब बनते हैं तो क्रेडिट होते हैं, और जब यूज होते हैं तो अब प्रोविजन तो करोगे डेबिट, और इस बैड डेट को उसमें ट्रांसफर करोगे। एंट्री बोलो, चलिए गुड लिखिए। और ये एंट्री होगी 31 मार्च 22। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कर दें, पेड डेट कर दें, जो आप यूज कर रहे हो देख लेना।
रुपीज 60,000 और नरेशन लिख दें बीइंग, नरेशन लिख दें बीइंग bad debts charged to, being bad debts charged to provision for bad debts, being bad debts charged to provision for bad debts। हाँ जी, एक अभी 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 सबको पूछने दो, धीरे धीरे बोलो। कितना कम पड़ा प्रोविजन, और बना लेंगे इस बार। मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन आप अंदाज के बेस पे बनाते हो ना? अंदाज ही सही होते तो फिर बात ही क्या होती दुनिया में। अंदाज तो अंदाज है, कम ज़्यादा तो हो ही सकता है ना। अभी 60 है, कल को 40 भी होते तो 10 का प्रोविज़न बच गया, इस बार कम बना लेंगे। अब इस साल का नया टारगेट क्या है आपका प्रोविज़न का? इस साल का प्रोविज़न कितना बनाना है? 8 लाख का 12%, 96 तो बनाना ही बनाना है ना। 10 कम पड़ रहा है वो भी बना लेंगे। इस साल प्रोविज़न आपकी वो 10,000 की खाना पूर्ति हो जाएगी। और यदि प्रोविजन हमारा था 50 तो डूबे 40, कितना प्रोविजन ज़्यादा रह गया? और इस साल कितना बनाना था? 96, 86 बना लें। दैट्स इट, डिफरेंशियल मेथड। इसलिए कोई इशू नहीं है, प्रोविजन हमारे हाथ में है, घटाना बढ़ाना। P&L तैयार बैठा है कि जितना प्रोविजन पुराना कम पड़ा है तो वो चार्ज कर लो, और जितना नया और बनाना वो भी बना लो। 10 पहले का कम पड़ रहा है, हमने अंदाज लगाया था अगले साल हमारे 50,000 के बेड डेट होंगे, उम्मीद से ज़्यादा हो गए, चलो 10,000 ज़्यादा हो ये सही। और इसलिए इस बार हमने प्रोविजन की रेट भी बढ़ा दी। देखो क्वेश्चन बनाने भी थोड़ा सोचना पड़ता है। मैंने पिछले साल प्रोविजन की रेट लिखाई थी 10%, इस बार लिए क्योंकि आप जितना सोच रहे हो बेड डेट उससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो वाजिब सी बात है प्रोविजन की रेट तो बढ़ाओगे ही ना फिर। और साथ में मैंने डेटर भी बढ़ा दिए। हर कोई बिजनेस प्रोग्रेसिव होता है। 5 लाख के डेटर थे, आज 8 के हो गए, कल को 15 के भी होंगे, 10 के भी होंगे। और प्रोविजन आपका यूं ही बढ़ता गया तो रेट और बढ़ाते चलो। प्रोविजंस हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं। आपका अनुभव क्या कहता है? डूबत कम हो रही है, प्रोविजन कम कर दो। अभी इस साल मैंने बेड डेट यदि 40, 35 या 30 ही लिए होते, मैं प्रोविजन के रेट को 10 की जगह 8 पे ला देता। कि अब क्या जरूरत है ज़्यादा प्रोविजन बनाने की? पहले से ज़्यादा बन रहा है, हर बार प्रोविजन के रेट नीचे ला दो। प्रोविजंस की रेट्स वेरिएबल होती है, हर साल बदलती है। अभी आप AS की पूरी लाइन में आए नहीं हो, आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, इवेंट अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट एंड कॉन्टिजेंसीज। ये प्रोविजंस जो होते हैं, बेड डेट का प्रोविजन, ये एक तरह की कॉन्टिजेंसी है, एक तरह की अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटीज के लिए प्रोविजन बनते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ सर्टेन होती तो काहीं को प्रोविजन होती, फिर तो आप कहते कि इतना होना है होना है। और अनसर्टेनिटी नहीं होते तो इंश्योरेंस काहीं के होते, फिर सर्टेनिटी का इंश्योरेंस नहीं होता है। आज कोई कैंसर का पेशेंट किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ 5 करोड़ का इंश्योरेंस कराना है, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दिया है केवल, उसका इंश्योरेंस कंपनी क्यों करेगी इंश्योरेंस? आज कोई बंदा कहें साहब मेरे गोडाउन में हर बार फलां तारीख की या फलां महीने में आग लगती है, हर बार नुकसान होता है, मेरा इंश्योरेंस कर लो। भाई साहब सर्टेन लॉस के इंश्योरेंस नहीं होते। कोई भी व्यक्ति अनसर्टेनिटी, इंश्योरेंस कंपनियां जीती अनसर्टेनिटी में, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। इसलिए कॉन्टिजेंसी रिलेटेड प्रोविजन बहुत सारे होते हैं। हम तो प्रोविजन खाली बेड डेट का ही पढ़ रहे हैं। जब आप AS 29 पढ़ोगे उसमें तो प्रोविजंस भरे पड़े हैं लाइन लगा के, हर बात का प्रोविजन होता है, हर बात। अकाउंटेंसी अंदाज से घिरी पड़ी है, उनको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कहते हैं, और एस्टिमेट के दम पे अकाउंटेंसी आगे बढ़ती है। अकाउंटेंसी हमेशा उम्मीद करके चलती है लॉसेज और एक्सपेंस के बारे में, इनकम के कभी प्रोविजन नहीं बनते। मैंने कुछ दिन पहले आपसे कहा होगा, 11th क्लास में आपको गलती से पढ़ा तो दिया गया होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स पढ़ा होगा, गलत पढ़ाया जाता है वो। वहाँ के टीचर्स को अपनी बुक्स बदलनी पड़ेगी। संडे क्रेडिटर से हमें डिस्काउंट मिलेगा, इस बात का प्रोविजन। प्रूडेंस की खिलाफत कर रहे हो आप, वायलेशन कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो प्रूडेंस का। प्रूडेंस साफ साफ कहती है एंटीसिपेटेड इनकम को कभी बुक्स में रिकॉर्ड मत करो। भविष्य में कोई इनकम आप कमाओगे तो देखा जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्रोविजन अभी बेड डेट का बना रहे हैं, और अभी अगला प्रोविजन हमारा और आने वाला है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। वो प्रोविजन भी तो पढ़ेंगे अभी हम, अभी ये खत्म होने के बाद। अब आप 2 एंट्री पास करने के बाद 31 मार्च को आते हैं। अब आप सोचो तो, अभी आप ही लोगों ने बोला सर प्रोविजन तो बना के ला रहे थे पिछले साल से 50, डूब गए 60, तो हमारा प्रोविजन तो ज़्यादा डेबिट हो गया। 10,000 की तो एक्सेस डेबिट है अभी, और इस साल का 96 और बनाना है, तो P&L में
अब P&L से प्रोविजन बनाने की एंट्री बोलो जल्दी। चलिए गुड, लिखी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। और ये 1,06,000। यदि हम आगे प्रोविजन ले जाना चाहते हैं 96 और पिछले साल का प्रोविजन बनाया था हमने 50, डूब गए 60, तो 10 तो पुराना हिसाब हो गया और एक नया बन गया। ये इस साल की जनरल एंट्री है। नरेशन लिख दो। बीइंग टोटल प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसमें टोटल में दोनों आ गए, पिछले साल की शॉर्टेज भी आ गई और इस साल का नया भी आ गया। बीइंग टोटल प्रोविजन फॉर बैड डेट चार्ज टू P&L। Being total provision for bad debts charged to P&L। चलें आगे। अब आपकी ये जनरल एंट्री होगी। एक इस साल के एक्चुअल बैड डेट की हो गई, एक उसको P&L की बजाय प्रोविजन से चार्ज करने की हो गई, और एक तीसरी P&L में प्रोविजन नया बनाने की एंट्री हो गई। आप जो होमवर्क में 3 एंट्री करके लाए हो, उसमें पहली एंट्री तो यही है। सेकंड वाली ये क्यों नहीं कर पाए आप? पीछे से प्रोविजन ही नहीं आ रहा था। प्रोविजन आता तो चार्ज करते ना, बिना हुए कहां से चार्ज कर दोगे? थोड़ा कम ज़्यादा हो तो चलेगा, इसलिए मैंने कहा था फर्स्ट ईयर। अब जैसे ये सेकेंड ईयर में प्रोविजन में चार्ज होकर नया बन गया, अब इस साल से आगे प्रोविजन कितना ले जा रहे हो? 1,06,000। ये उसमें से 10 तो पुराने गए, बाकी 96। और अगले साल यदि वास्तव में डूबत 70,000 की हुई तो पहले तो 70,000 की यही एंट्री करोगे, पहली वाली बैड डेट टू डेटर, अगली एंट्री प्रोविजन टू बैड डेट। अब 96 में से 70 तो यूज हो गया प्रोविजन, जो इस साल से आगे जाएगा थर्ड ईयर में, कितना रह गया? 26,000। मान लो अगले साल के डेटर्स 10 लाख और प्रोविजन हमें बनाना है 7%, हमने रेट घटा दी 70,000। 70 में से बचा हुआ कितना पड़ा है? 26। 70 में से 26 कम कर दो, बाकी बचे 40, 44 का प्रोविजन और बन जाएगा अगले साल। अगले साल एंट्री यही तीनों होगी, लेकिन पहली एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स रुपीज कितने माने अभी हमने? 70। 70,000 प्रोविजन डेबिट टू बैड डेट 70,000, और अब नया प्रोविजन P&L टू प्रोविजन 44,000। ये साइकिल अब ये घूमता रहेगा हर साल। इस साल का प्रोविजन आगे ले जाओ, अगले साल के बैड डेट को चार्ज करो, कम ज़्यादा बच गया वो P&L में मैनेज करो, नए प्रोविजन में सेटलमेंट कर दो उसका। जो ज़्यादा या कम है वो न्यू प्रोविजन अपने आप मैनेज करेगा, ये एंट्री मैनेज करेगी ऑटोमेटिक। और अभी आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो अब समझ में आ जाएगा। हो गया ये? अब अगेन 2 अकाउंट बनाने हैं वापस। कौन कौन से? चलो सॉल्यूशन 2। Solution 2, ledger accounts। लेजर अकाउंट्स, पहला बैड डेट्स अकाउंट, और बैड डेट अकाउंट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 लाइन, 2-3 लाइन्स ओनली, कोई बहुत बड़ा अकाउंट नहीं बनाना है। बन गया होगा, देखो बना लिया। चलो सेकेंड अकाउंट बनाओ, दूसरा वाला।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब ये दो अकाउंट हम बना रहे हैं एक साथ, सिस्टम से चलना, समझ के सोच के चलना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पहली बात, कॉमर्स के स्टूडेंट को एक बात की अच्छी सी अकाउंटिंग में नॉलेज होनी चाहिए, कौन कौन से अकाउंट्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं, रियल, पर्सनल या नॉमिनल? रियल एंड पर्सनल। आपका ये जो अकाउंट है प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये रियल अकाउंट का एंटी अकाउंट है, ये सन्डी डेटर्स का नेगेटिव अकाउंट है। प्रोविजंस के बैलेंसेज, यदि कोई एक्सपेंसेस लॉसेस के आप प्रोविजन बनाते हो उनके बैलेंसेज होते हैं क्रेडिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। तो इस प्रोविजन का पहले बैलेंस उतारोगे आप 1 अप्रैल 21, पिछले साल से लाया गया बैलेंस। और यदि आपको ढंग से देखना है तो अपनी कॉपी में देखो, आप प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट बना के लाए होंगे कल जो काम दिया था आपको। देखो जरा, प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, उसमें बाई P&L है, डेबिट में टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा होगा, आज बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड दैट इज रुपीज 50,000। पिछले साल से 50,000 का प्रोविजन हम आगे लाए इस उम्मीद में कि शायद इस साल हमारे 50,000 रुपये डूबेंगे, और इस साल डूबत हुई है वास्तव में, ज़्यादा या कम बात की बात है, हुई जरूर है। अब आप एंट्री करोगे बैड डेट अकाउंट में 31, बैड डेट अकाउंट में एंट्री करो डेबिट में 2021-22 टू डेटर्स। ये एंट्री ड्यूरिंग द ईयर होती है, बार बार हम लोग एक बार करते हैं। रियल लाइफ में बैड डेट अकाउंट में हर बार एंट्री होती है जब जब डूबते हैं। और एक मज़े की बात, हम लोग सन्डी डेटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट, सन्डी डेटर अकाउंट, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। असली ज़िंदगी में ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं होता, बाई नेम होते हैं। आज यदि आप सब मेरे डेटर हो तो मेरी लेजर में आप लोगों का ग्रुप अकाउंट थोड़ी खुला हुआ होगा, एक एक का खुला हुआ होगा ना। हम अकाउंटेंसी में सन्डी डेटर क्रेडिटर पढ़ते जा रहे हैं, रियल लाइफ में जाओगे आपको अकाउंट ही नहीं मिलेगा इस नाम से। यहाँ पे पार्टी के नाम से अकाउंट खुले हुए होते हैं, मैसेज सच एंड सच अकाउंट, मैसेज सो एंड सो अकाउंट। और अभी अभी हमने बैड डेट की क्या एंट्री पास करी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मैसेज AB एंड सन्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मैसेज XY एंड कंपनी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मैसेज सो एंड सो। ऐसे एंट्री होती है। कोई पार्टी स्पेसिफिक डूबती है, सारे थोड़ी डूबते हैं एक साथ। ये सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर किताबी ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। असली जिंदगी में पार्टियों के नाम से अकाउंट खुले हुए होते हैं हर पार्ट। वो हम सेल बैलेंसिंग में पढ़ेंगे। जब आप सेल बैलेंसिंग का चैप्टर पढ़ोगे, क्वेश्चन आपको एक एक बंदे के अकाउंट खुलवाएगा गिन के, A अकाउंट, B अकाउंट, C अकाउंट, D अकाउंट, X अकाउंट, Y अकाउंट, Z अकाउंट, मैसेज गुप्ता एंड सन्स, मैसेज दिस एंड कंपनी, मैसेज सो एंड सो। ऐसे अकाउंट खुलवाएगा आपसे बाई नेम और उनमें एंट्रियां पास करवाएगा। रियल लाइफ में सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर कोई अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट में उनकी लिस्ट का टोटल आता है सन्डी डेटर, लेकिन हम लोग अकाउंट भी डेटर अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। बाई नेम कभी हम बनाते ही नहीं है, जो हमारी गलती है, लेकिन वो सेल बैलेंसिंग में सुधरेगी। बट फाइनल अकाउंट में हम क्या करें, हमें नाम देते नहीं है पार्टियों का, तो हम यही करते हैं उस केस। चलो अभी आपकी एंट्री हो गई बैड डेट टू डेटर रुपीज 60,000 हो गया। इस एंट्री को मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो अकाउंटिंग की एंट्री की दो लैंग्वेज होती है। ये बैड डेट एक्सपेंस या लॉस है या नहीं, एक्सपेंडिचर ही तो है। और ये क्या है, असेट। एंट्री हो गई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू असेट। इस एंट्री को करने से खर्चा तो डेबिट हो गया, एक्सपेंस तो रिकॉग्नाइज हो गया और आपकी असेट कम हो गई। इसको अकाउंटेंसी की भाषा में बोलते हैं डी रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन के आगे डी लग जाता है, DE, डी रिकॉग्नाइज। हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मशीन वापस बेची, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन। खरीदते समय मशीन रिकॉग्नाइज और बेचते समय मशीन डी रिकॉग्नाइज। रिकॉग्निशन का उल्टा होता है डी रिकॉग्निशन। आपकी असेट कम होती है तो डी रिकॉग्नाइज कहलाती है AS की भाषा में। आगे आपको AS इंडियस पढ़ने हैं भी, वहाँ पे ये शब्द आएंगे लिखे हुए। ऑन दिस, इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन
द असेट शुड बी डी रिकॉग्नाइज। अब हमें डी रिकॉग्नाइज का मतलब ही पता नहीं है। किसी असेट में कमी होना, डाउनफॉल आना, डी रिकॉग्निशन। कोई लाइबिलिटी रेज करना, दैट इज ए रिकॉग्निशन। आपने लोन लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, इट इज ए लोन रिकॉग्नाइज्ड, लोन रिकॉग्नाइज्ड एज ए लाइबिलिटी। लोन वापस चुकाया, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन हैज बीन डी रिकॉग्नाइज्ड। तो अभी आपकी एंट्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू डेटर या लॉस अकाउंट डेबिट टू डेटर यानी असेट। अब आपको ये लॉस P&L में नहीं ले जाना है, कहाँ, प्रोविजन में ले जाना है। और प्रोविजन में ले जाओगे तो ये अकाउंट तो हो जाएगा बंद और यहाँ से ट्रांसफर होके चला जाएगा प्रोविजन में। बाई 31 मार्च 22 बाई प्रोविजन 4 डाउटफुल डेट्स। और ये पूरे 60,000 एंड दिस अकाउंट शुड बी क्लोज्ड। ये आपका बेड डेट अकाउंट। अब ये जो एंट्री आपने अभी करी है, इसकी ट्रांसफर एंट्री कहाँ जाएगी? प्रोविजन के डेबिट में या क्रेडिट में? और डेबिट में एंट्री करने से प्रोविजन बढ़ जाएगा या घट जाएगा? लिखो 31 मार्च 22 टू बेड डेट्स। रुपीज 60,000। और अभी आप कुछ लोग अचानक से कंप्लेन कर रहे थे, सर ये क्या बात हुई, प्रोविजन तो 50 का ही था, डूब गया 60। अब देखो आमने सामने कितने डिफरेंस रह गए। और अभी हमें नया प्रोविजन जो बनाना है वो बैलेंस में आएगा। प्रोविजंस खुलते बाई बैलेंस से, बंद टू बैलेंस से होते। और प्रोविजन की बात नहीं है ये, इसको हमेशा के लिए समझो। हम कोई भी मशीन, प्लांट, फर्नीचर, फिक्चर, मोटर व्हीकल, ये अकाउंट खोलेंगे तो असेट का अकाउंट ही है ना। खुलेगा कैसे, शुरू कैसे होगा? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। असेट के बैलेंस क्या होते हैं? तो टू बैलेंस से खुलेगा ना। सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद वो बंद कैसे होगा? बाई बैलेंस। यूं हमेशा क्रॉस क्लोजिंग होती है। और अब कई बच्चों से पूछते हैं, बताना एक मशीन अकाउंट बाई बैलेंस से बंद हुआ तो डीआर बैलेंस है या सीआर बैलेंस? अब वो क्या जवाब देंगे? सर सीआर बैलेंस है। अरे भाई वो सीआर में क्लोज हो रहा है क्योंकि डीआर का टोटल ज्यादा है। जिधर का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस कहलाता है। जिधर बंद कर रहे हैं वो तो इसलिए कि उधर खाली जगह है, उधर फिल इन द ब्लैंक्स है, उधर अमाउंट कम पड़ रही है, लेकिन टोटल तो डीआर का ज्यादा है ना। तो अभी आप प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हो तो खुला कैसे है वो? बाई बैलेंस। तो बंद कैसे होगा? और वो सीआर बैलेंस कहलाएगा। और अब हमें बंद करेंगे इसके नए बैलेंस से। तो 31 मार्च को टू बैलेंस कैरीड डाउन। और यदि कोई कैलकुलेशन लिखना चाहें अपने फायदे के लिए तो आप चाहो तो रुपीज 8 लाख मल्टीप्लाइड बाई 12%। नया प्रोविजन हमें 8 लाख पे बनाना है, 96,000, 96,000 हो गया। अब आपका ये अकाउंट अपने आप आपसे मांग लेगा कि भाई मेरे को 10 तो पुराना हिसाब करो मेरा, पहले 10 तो मेरे पुराने कम पड़ रहे हैं और अभी 96 का नया प्रोविजन है। तो ये अकाउंट आपसे अपने आप फिगर मांग लेगा। देखना है अभी 96 प्लस 60 कितने हो गए? 1 लाख 156 में से माइनस करो उधर, ये 1,06,000। इतना प्रोविजन इस साल P&L में चार्ज होगा बाई P&L अकाउंट। आप चाहो तो इसको बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हो। आप बता सकते हो कि साहब ये हमें बैलेंस जो कम पड़ा वो हमने P&L में चार्ज कर दिया। ये आपका प्रोविजन का अकाउंट। और अब आप अपनी जनरल एंट्री नंबर 3 आज जो 3 नंबर एंट्री करी वो देख सकते हो। तीसरी एंट्री है ना, तीसरी एंट्री क्या करी थी आज? तो आप देख लो ये 1,06,000 की एंट्री हो गई, हो रही है। ये अकाउंटिंग, ये आपके 2 लेजर अकाउंट हो गए, 3 जनरल एंट्री हो गई। अब ये अकाउंट सामने रखा है, दोनों अकाउंट आपने कॉपी में बनाए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई तरह का शिकायत हो तो बोल। और ये बात मान के चलो, यदि मैं इसी क्वेश्चन को 22-23 में कंटिन्यू करूं तो सबसे पहले तो ये जो टू बैलेंस है वो 1 अप्रैल 22 को आएगा
अगले साल जो डूबत होगी वो पहले आपके बेड डेट अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी यहाँ, और वो डूबत यहाँ से ट्रांसफर होके और यहाँ आ जाएगी। जैसे अभी हम एग्जांपल ले रहे थे थोड़ी देर पहले कि यदि अगले साल, मैं खाली इसमें चेंज कर रहा हूँ देखना, यदि अगले साल की मैं तारीखें बदल दूं, और फिगर बदल दूं, मान लीजिए अगले साल की डूबत 60 की जगह ये लो 2022-23, नेक्स्ट ईयर का अकाउंट वैसे इमेजिन कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये 22 और ये 23 और ये 70,000 और ये मार्च 23 ये 70,000, ये अगले साल का बेड डेट अकाउंट हो गया। अब इधर से हम प्रोविजन बना के कितना चले थे 96 ना, और एक्चुअल बेड डेट लिए, अब बाई बैलेंस ब्रोक डाउन इज 96 और ये मार्च अप्रैल 22 और ये 2000 मार्च 23, टू बेड डेट 70,000। अब इस अकाउंट में आपका डिफरेंस कितना रह गया 26 का प्रोविजन बचा हुआ है, सरप्लस में है, एक्सेस में है। और अब हमें नया प्रोविजन यदि बनाना हो और मैं इस अगले साल के डेटर का एग्जांपल ले लूं कि नेक्स्ट ईयर आपके डेटर्स ₹10 लाख, और सपोज अब ये डिसाइड किया गया कि प्रोविजन बहुत ज़्यादा हो गया, साथ ही काफ़ी, तो ये हो गया 70,000, 70 ये और 70 ये, 140 में से हमारा प्रोविजन कितना पड़ा है पहले से, तो ये बाकी 140 में से घटा दो 44,000। अब ये नेक्स्ट ईयर का अकाउंट हो गया आपका। देख यदि इस क्वेश्चन को आप आगे कंटिन्यू समझना चाहते हो, और अब ऐसे ही चलता रहेगा, बस प्रोविजन की रेट कभी बदलेगी कभी नहीं बदलेगी, एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है सारा। यदि आपके प्रोविजन ज़्यादा बेड डेट ज़्यादा होने लगे, रेट बढ़ा दो, कम होता है रेट घटा दो, प्रोविजन अपने हाथ में होता है। प्रोविजन बनाने के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई तरह के रूल्स रेगुलेशन, कोई कायदे कानून नहीं है, एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। ये नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन अकाउंट हमने अपनी मर्जी से बना लिया। अगले साल हमने मान लिया कि 96 का प्रोविजन हम पीछे से लाए थे डूबत के भरोसे, रियल में 70 हुए, 26 बच गए, नया प्रोविजन हमें 70 चाहिए, 44 का और बना लिया, अब वो पुराना काम आ गया। ये ऐसे चलता है सर। चलें आगे। अब आपके वाले क्वेश्चन में आपको अगला सॉल्यूशन क्या करना है, अभी P&L में प्रेजेंटेशन देना है, और P&L का प्रेजेंटेशन यहाँ थोड़ा सा स्टाइल बदलेंगे। टिपिकली यदि बात करो, आप में से कोई बंदा ये कहते हैं सर P&L में क्या देना है, बाई P&L लिखा तो जनरल एंट्री क्या बनी है। अच्छा सॉरी, मैं आपके वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, तो चेंज कर दिया था ना सारा। हो गया, और ये आपका बेड, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये अकाउंट है। अब आप में से कोई कहे सर पिछले साल के बेड डेट में तो P&L की एंट्री है ही नहीं, P&L की एंट्री तो आप यहाँ लेके आ गए, और अब ये अकाउंट पड़ा, अब इसकी जनरल एंट्री क्या बनी, तो P&L में क्या लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट कितने रुपए, हो गया सर P&L, और क्या बताओगे। अब बात तो सही बोल रहे हो एकदम, लेकिन इसी 1,06,000 को इनर कॉलम में हम थोड़ा एडलेस करके बताना चाहें डिटेल में ढंग से, तो सबसे पहले बात करो आपका बेड डेट कितना था, एक तो वो अंडरलाइन करके लिखेंगे बेड डेट रिटर्न ऑफ। अब ये बताओ आपका प्रोविजन पुराना कितना था, अब कितना बनाया, आपने हिसाब से देखे तो प्रोविजन में इंक्रीज कितना आ गया, ओल्ड से न्यू, ये ओल्ड ये न्यू, 60 में 46 और जोड़ें तो आएगा, तो वही ना P&L में बताने का ढंग ये होता है। वरना हम चाहें तो P&L में टू प्रोविजन फॉर बेड डेट लिख के इसका रेफरेंस दे दें, रेफर टू अकाउंट प्रोविजन फॉर बेड डेट, लेकिन हम जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना तब ये अकाउंट नहीं मांगेंगे आपसे ही। जब हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे तो वो नहीं कहेंगे बेड डेट अकाउंट भी बनाओ, प्रोविजन भी बनाओ, और ये भी बनाओ और वो भी बनाओ। यदि अकाउंट बना के फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो फिर तो इसका रेफरेंस दे देंगे हम, P&L के डेबिट में टू प्रोविजन फॉर बेड डेट ब्रैकेट में रेफर अकाउंट नंबर सो एंड सो, लेकिन वो फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में ये अकाउंट थोड़ी मांगेंगे, ये तो हम अलग से पढ़ रहे हैं, और अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं कि छोटे क्वेश्चन आते हैं 4-4, 5-5 नंबर के बेड डेट और प्रोविजन का अकाउंट। अभी देखना आपका मॉड्यूल इसमें यदि रखा होगा
तो मैं शो करूंगा, देखो ये शुरू के इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 5 6 लाइन्स, प्रोविजंस फॉर बेड डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अभी आप P&L पे आ जाओ, चलो सॉल्यूशन 3। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended March 22। मैंने कहा था बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ये 3 पोजीशन स्टेटमेंट होते हैं, ये हमेशा एज ऑन या एज एट होते हैं। इसके अलावा जितने भी फाइनल अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसीट पेमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पीरियोडिक होते हैं, ये एक समय के लिए बनते हैं, एज ऑन नहीं बनते हैं, केवल रिलेटेड ईयर, फाइनेंशियल ईयर 21-22, तो एंडिंग ऑन March 22, और ये ईयर एंडिंग है, ये सिंगल ईयर का है। बैलेंस शीट मल्टीपल ईयर की बनती है। बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बर्थ से लेके, जन्म से लेके आज तक की बनती है, वो क्यूमुलेटिव होती है। P&L क्यूमुलेटिव नहीं होता। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डन। सुनो, अभी आपने जो प्रोविजन का अकाउंट बनाया, जरा ध्यान देना, मैं एक बात बोलूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो अभी आपके पुराना प्रोविजन था, बेड डेट हुई है 10 और 96 मिला के बाई P&L की एंट्री हुई है। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आएगा अभी आगे जिसमें पुराना प्रोविजन है, बेड डेट हो गया, नया प्रोविजन है, फिर भी वो साइड ज्यादा है, और यहां आएगा 2 P&L। ऐसे केस में आपने इस साल बेड डेट भी राइट ऑफ कर लिया, नया प्रोविजन भी कवर कर लिया, तो भी पैसा बचा हुआ है। अभी मैं इसमें आगे एक 1 और लगा दूं 50 के आगे, तो कितने हो जाएंगे? 1.5 लाख में से डूब गए कितने, या 1.5 लाख में नहीं, सॉरी 170 मान लो, 170 का बैलेंस रख दूंगा, 170 में से कितने डूब गए, फिर भी कितने बचे? नया प्रोविजन 110 में से 96 भी कवर कर लो, रोक लो, फिर भी कितने बचे? 2 P&L 14,000। अब वो P&L के क्रेडिट में आएंगे उधर, लेकिन क्रेडिट में आएंगे बताने का ढंग होगा कि आपका ओपनिंग प्रोविजन 170 है, लेस बेड डेट ड्यूरिंग द ईयर 60,000, लेस न्यू प्रोविजन 96,000, बचे हुए 14,000 बाहर। ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे भी आगे, जिसमें ओपनिंग प्रोविजन इतना ज़्यादा होगा कि बेड डेट भी कवर कर लिए, उसमें नया प्रोविजन भी कवर हो गया, तो भी बचा हुआ पड़ा है। इतना एक्सेस में प्रोविजन बन गया था पिछले साल में, वो क्रेडिट में आएगा फिर। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में पुराना प्रोविजन कम पड़ा और नया और बनाया, तो बल्कि 1,06,000 P&L से लेने पड़े, भेजने नहीं पड़े। तो अब हम यहाँ पे डेबिट साइड में दिखाएंगे सारी वर्किंग। सबसे पहले 2 बेड डेट्स, इनर कॉलम में, आउटर में नहीं, 2 बेड डेट्स 60,000, ऐड। अब यहाँ 2 ऑप्शन है आपके पास, ऐड करने में आप न्यू प्रोविजन जोड़ के ओल्ड घटा दो, और या चाहो तो डिफरेंस जोड़ दो। फिर भी मैं एक बार पूरी डिटेल में चल रहा हूं, ऐड न्यू प्रोविजन। अब नया प्रोविजन कितना बनाना था हमें, अब इसको यूं समझो, थोड़ा लोकल लैंग्वेज में समझो। इस साल 60,000 के तो बेड डेट हो गए, डूब गए, तो वो तो P&L में चार्ज होने ही होने थे, और हमें अगले साल के लिए इसी साल प्रोविजन बना के कितना आगे जाना है। तो हमें इस साल टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 156।
उसमें से पुराना प्रोविजन कितना आ रहा है 50,000, वो हमारा ऑलरेडी कवर्ड है, तो लेस ओल्ड प्रोविजन। अब ये बताने के बहुत सारे तरीके होते हैं लोगों के, डिटेल में ये। और अब हमें इस साल P&L पे 1,06,000 रुपये डेबिट करने पड़े। ये आपके P&L का प्रेजेंटेशन है। हमने पूरा P&L नहीं बनाना होता है, खाली शो करना होता है बस P&L, इसलिए टोटल मत लगा देना गलती से, खाली बस क्लोज कर दो इसे। बस आप चाहो तो ये लाइन ड्रॉ करके छोड़ दो। ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर कहलाता है। डन। अब आपको बैलेंस, और इसमें देखो आउटर में वही अमाउंट आ रही है जो आपका अकाउंट लेजर अकाउंट बाहर दे रहा था। ठीक है, ये आपकी आउटर प्रेजेंटेशन। चलें आगे, बैलेंस शीट, इसको दिखाना है वापस, देख लो एक बार, किसी का रह गया हो तो चेक कर लो। ये सब 11th क्लास की बातें हैं। ये 11th में प्रोविजन, बेड डेट, डिस्काउंट, इन पे बड़ा टाइम देना पड़ता है, बट ठीक है, वहाँ थोड़ा समझ का। हाँ, ये आप बता रहा हूँ ना, तरीके होते हैं। या तो टू प्रोविजन फॉर बेड डेट अंडरलाइन कर दो, फिर उसमें लिखो बेड डेट रिटर्न ऑफ, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस, ऐसे कर लो। आपको लगता है कि सर ये क्यों कर लिया, ठीक है, देखो इनका ये कहना है सर आपने टू बेड डेट क्यों लिखा है, ये करेक्शन मैं कर देता हूँ, आप लोग मत करो। टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स या डाउटफुल डेट्स अंडरलाइन, है ना। अब इसमें बेड डेट, कलर बदलता है, बेड डेट रिटर्न ऑफ 50,000। अब आप जनरल एंट्री के हिसाब से सोचो तो सही हो गया, यही बोलना चाह रहे थे शायद। अब आपकी एंट्री बन गई ना, ये P&L टू प्रोविजन, उसका डिटेल ये है, ऐसे कर लो, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, दोनों चलते हैं। आप अभी बुक में क्वेश्चन देखोगे, आप कहोगे सर कई बार तो ये टू बेड डेट से कर देते हैं, कई बार टू प्रोविजन से कर, दोनों चल जाता है। अब ये बेड डेट इस साल के एक्चुअली रिटर्न ऑफ 60,000 थे शायद, सॉरी 60 प्लस 96 माइनस 50 हो गया। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ, चलें आगे। बनाओ जी बैलेंस शीट। अब ये एज ऑन होगी, मार्च 22। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन जल्दी करो।
और एक बार आपको कंक्लूड करनी है, एक बार निष्कर्ष निकालना है कि कल भी आपने क्लास में बैलेंस शीट बनाई थी पिछली मेथड में, सेकेंड ईयर। देखो उस बैलेंस शीट में उस बैलेंस शीट में कोई फर्क है क्या? मेथड से बैलेंस शीट को कोई लेना देना नहीं है। और बैलेंस शीट में कितने बेड डेट इस साल हुए, कितना प्रोविजन पीछे से आया, कितने कम ज़्यादा पड़े, कोई मतलब नहीं है। बैलेंस शीट एज ऑन बनती है। मार्च 22 के दिन आपका प्रोविजन 96 है, हम तो इतना जानते हैं। और ये इस तरह से, इसमें न कोई ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन का कंपैरिजन होता है, न बेड डेट, वो सब P&L का काम है। ड्यूरिंग द ईयर कितने पैसे डूब गए, कितना प्रोविजन और बनाया या कम किया गया, वो सब P&L का काम। बैलेंस शीट एज ऑन बनती है और ईयर एंड में प्रोविजन 96 है। इसमें कोई चेंज नहीं आता, दोनों मेथड। हाँ, इवन कल आपने यही क्वेश्चन सेकेंड ईयर का क्लास में P&L से किया था। आप देखो P&L पे नेट डेबिट कितना हुआ था कल। P&L के डेबिट में देखो कल टू बेड डेट कितना था सेकेंड ईयर में, टू बेड डेट कितना था कल का P&L निकालो जो क्लास में बनाया था। ये वाले P&L की बात कर रहा हूँ मैं, मार्च 22 वाला। कल आपने डेबिट में क्या लिखा था, 60,000, और डेबिट में 96 भी आए होंगे और क्रेडिट में 50 भी आए होंगे। तो आज कौन सी नई बात हो गई, वही कल वाला काम कर रहे हैं हम, बस एक तरफ कर रहे हैं सारा। कल हम आमने सामने थे, बात तो एक ही है ना। अब कल के P&L में भी देख लो, डेबिट में 60 और 60 और 96 और सामने 50, नेट इफेक्ट तो वही 1,06,000 का हुआ ना। ऐसे मेथड बदलने से अकाउंटेंसी में प्रॉफिट लॉस थोड़ी बदल जाता है, तरीके अलग अलग है, इम्पैक्ट सेम। इसको कहते हैं सेम इम्प्लीकेशन बाय द डिफरेंट मेथड, और इसीलिए ऑल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं। क्या ये ले लो चाहे ये ले लो, बात तो वही आनी है। ये आपका यहाँ जाके प्रोविजन फॉर बेड डेट और बेड डेट की अकाउंटिंग फिनिश। दिस इज योर टॉपिक नंबर 17, 18। पीछे जाके देखो, 18 था, 18 था। आप लोग आगे पीछे हो गए क्या? 18 ही है, बीच में कहीं स्किप कर गए। अरे वो हमने EMI और डेप्रिसिएशन ये लिए थे ना, उसमें आप लोगों ने नंबर नहीं लगाया एक जगह, और एक नंबर लगने से रह गया कहीं। 18वां हो गया पूरा, अब 19 है। लो जी, टॉपिक नंबर 19। बाकी लोग एक बार चुप होंगे, साइलेंट प्लीज। हाँ जी, अब आप प्रोविजन का अकाउंट देखो, पहले इसको पढ़ो। ये जो मार्च का बैलेंस है, एज ऑन तो एज ऑन ही आएगा ना बैलेंस। ये अप्रैल वाला या ये बैलेंस क्यों लेने लगे आप? सॉरी, ये वाला बैलेंस, ये वाला बैलेंस शीट को 1 तारीख से क्या मतलब है? ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में था। पिछले साल की बैलेंस शीट में देखो 50 घटाए थे आपने, 5 लाख में 4.5 लिखे थे बाहर, इस बार 96 हो गया। बैलेंस शीट तो जो ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस है उसको लेगी, वो बाकी सबको क्यों कंसिडर करेगी? पिछले साल का पिछले साल की बैलेंस शीट में, आप पिछले साल की बैलेंस शीट देखो, मार्च 21 की बैलेंस शीट में 50,000 नहीं घटाए थे क्या? बैलेंस शीट क्या जिंदगी भर सारे प्रोविजन जोड़ते रहेगी तो टोटल कहाँ पहुंच जाएगी? और डेटर्स को एक्सीड कर जाएगी कोई दिन। ऐसे कैसे हो सकता है? प्रोविजन का जो क्लोजिंग बैलेंस काट पीट के बचा वो बैलेंस शीट में आता है। हर अकाउंट का यही सीन है, जो एंड में बैलेंस बचेगा वो आएगा बैलेंस शीट में। वो क्यूमुलेटिवली जो है वो तो एक ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट के केस में जुड़ता रहता है, बाकी थोड़ी होगा। ये प्रोविजन कोई एक्यूमुलेटेड थोड़ी होता है, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड होता है, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे असेट बनाते हो आप। यहाँ डेटर भी तो चेंज होते जा रहे हैं हर साल। ये जो डेटर्स आपने अभी अभी लिए थे बैलेंस शीट में, इसमें पिछले साल के 5 लाख के तो वसूल हो गए। ये नए डेटर है तो नया प्रोविजन है। हर बार नए डेटर नए प्रोविजन बैलेंस शीट में आते हैं। पुराना प्रोविजन पुराने डेटर तो हो जाते हैं कलेक्ट, इसलिए नहीं आएंगे। टॉपिक नंबर 19, अकाउंटिंग फॉर
लिखो जी। न्यू क्लास ज्वाइनिंग किन किन की, और आपके अलावा और कोई है नया कैंडिडेट पीछे? आप तो आ रहे हो शुरू से ही। इधर ऑनलाइन में है कोई न्यू कैंडिडेट? क्यों भाई? नहीं। तो अब यहाँ से पीछे का कोई ऐसा कनेक्शन है नहीं ज़्यादा, तो अब यहाँ से फ्रेश मान लो। पीछे के टॉपिक आपको अलग से करने। 9-10 क्लास होगी शायद, है ना? ज़्यादा हो गई, 15 हो गई। बीच में छुट्टियां भी तो हुई थी ना। हाँ, 10, 11, 12 क्लास तो हो गई होगी। आज कितनी तारीख हुई है? 29। हाँ, देखो ये क्या, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था, ये जो हम क्लासेस कर रहे हैं ना अभी, ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये आपका आगे कोर्स में इतना स्पीड आएगा ना जितना नहीं आ पाता यदि मैं नहीं कराऊँ तो। पिछले बेच से एक्सपीरियंस है मेरा ये। इसके पहले जो बेचेज लिए थे दो, मतलब कोविड के पहले से, तब से इतना प्रॉब्लम आता था क्लास में। हर कोई बच्चा, सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे ये नहीं आता, सर मुझे ये स्कूल में समझाया नहीं किसी ने, सर मुझे तो मार्जिन रेट निकालनी नहीं आती, या आप कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे पता नहीं कैसे मान लेते हो, सर बाकी बच्चे हाँ बढ़ लेते हैं, सर मैं तो चुपचाप बैठा रहता हूँ। बहुत दिक्कतें हैं, और हर किसी की कोई ना कोई इशू था। इसलिए पिछली बार से फिर हमने थोड़ा सा, आपकी तो अभी क्लास कम हुई है, पिछली बार तो मैंने 18 या 20 क्लास ली थी बेसिक, लेकिन टाइम कम था। अभी आपकी क्लास मोर देन 1 आवर हो रही है, उनकी 40, 45, 50 मिनट की होती, बट उसका इतना फ़ायदा मिला ना। आज वो बच्चे जो, मैं अभी उनकी एग्ज़ाम है दिसंबर में और अभी उनके पेपर सोल्व करवा रहा हूँ, ऐसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं आगे आगे। ब्रांच जैसा चैप्टर उन पर बाउंसर नहीं पड़ रहा, वरना ब्रांच अकाउंटिंग में अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। ब्रांच की एंट्रियाँ वो अपने आप दौड़ दौड़ के बताते हैं। मुझे अचंभा होता है कि यार तुम कैसे बता रही हो, ये बाकी लोग तो नहीं बता पा रहे थे। बोला सर वो तो सारा फ़ायदा उसका मिल रहा है हमें आज। आपने हमारा जो डबल एंट्री में जो डाउट्स थे या बेस कमज़ोर था वो आपने, तो इसलिए आप ये जो क्लासें कर रहे हो ना, इनको 1 बार 2 बार 3 बार आपके ऐप पे पढ़िए। मैं उसका वो सिस्टम ही हटा दूंगा एक्सेस का, कि उसमें कोई व्यूज़ की लिमिट है। मर्जी आज जितनी बार करना, जितना समझ में आए फास्ट फॉरवर्ड करके, कैसे भी करके 1.2x और 1.5x आपके इतने अच्छे से बेसिक्स हो जाएं कि आगे हम, अभी मैं इसके बाद सीधा फाइनल अकाउंट का चैप्टर लेने वाला हूँ 1-2 दिन में, और उसमें फिर एनपीओ में, फिर इनकम टैक्स रिकॉर्ड में आप दौड़ोगे आगे आगे। हाँ, अभी तो मुझे डेटर, क्रेडिटर, बीआरबीपी की अकाउंटिंग और समझानी है। चलिए अब इसके बारे में सोचो। पहली बात, जीके वाली बात, ये जो डिस्काउंट आप लिखते हो, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, कौन सा डिस्काउंट होता है? ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट होते कितने टाइप के? दो, कैश एंड ट्रेड। ट्रेड डिस्काउंट और कैश। ट्रेड डिस्काउंट का उद्देश्य क्या होता है? संडे डेटर को ट्रेड डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? कभी कभी कुछ बोलना भी पड़ता है। हाँ जी, आप ये मूवी देखते रहते हो दिन हमेशा, कुछ रिप्लाई किया करो, बाकी लोग भी तो बोलते हैं ना। ऐसे साइलेंट बैठने से नुकसान होगा आपका। सर ताकि वो पैसे जल्दी दे दे। 1 by 1, एक मिनट, एक एक को चांस दिया जाएगा। बताइए ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं डेटर्स को? वाई वी ऑफर द ट्रेड डिस्काउंट टू डेटर्स? ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं आपसे। संडे डेटर्स को हम, आज यदि आप मेरे डेटर हो, मैं माल बेचता हूं और आप जनरली खरीदते हो, मैं आपको अपनी बेचे गए माल पे एट द स्पॉट डिस्काउंट क्यों ऑफर करूंगा? बोर्ड क्यों लगाऊंगा बाहर, डिस्काउंटेड सेल? ये कई बाजार में नहीं लगते डिस्काउंट वो कहीं और नहीं, सर वो कहीं और नहीं जाए किसी और शॉप पे। सिंपली सेल्स प्रमोशन, बिक्री बढ़ाना, उसके लिए डिस्काउंट मिलते हैं। कई बार हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं ना, डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट सेल चल रही है, वो है क्या? वो जनरल ऑफर है, इट्स ओपन पब्लिक ऑफर, सबको मिलता है। इट्स नॉट टू इंडिविजुअल एनीबडी। ये कोई फेवरिंग नहीं है, आपको दूंगा और आपको नहीं दूंगा, ओपन है भैया, सबके लिए खुला है। बोर्ड लगा रखा है 50% डिस्काउंट पे सेल चल रही है, आप जो आइटम छाटोगे 50% माइनस कर दूंगा। इट्स डिस्काउंटेड सेल, ट्रेड डिस्काउंट सेल ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेल्स प्रमोशन। और अकाउंटिंग में आपने शायद सुना पड़ा होगा, ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री नहीं होती क्योंकि वो इनवॉइस में माइनस हो जाता है। आज मैं आपको माल बेच रहा हूँ, ₹1,00,000 का माल आपने खरीदा, मैं उस पर 10% डिस्काउंट देता हूँ, तो मेरा जो बिल बनाऊंगा, इनवॉइस बनाऊंगा, वो 90,000 का बनाऊंगा, 90,000 का बिल रेज करूंगा। आप, मैं 10,000 रुपये को बुक्स में लिखूंगा ही नहीं कहीं, मैं यही मानूंगा मेरा ₹100 का माल 90 में बिका, 70 में खरीदा, 20 ही कमाए, वरना मैं 100 में बेचता तो 30 कमाता।
वो डिस्काउंट मैंने अपने जीपी में से दिया है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जीपी को खाते हैं, नेट प्रॉफिट तो बात की बात है। आपकी जीपी रेट कम आ जाएगी। यूजुअली मैं 70 रुपए का माल बाजार से किसी मैन्युफैक्चरर से खरीदता हूं और मैं आपको ओपन मार्केट में आप लोगों को 100 रुपए में बेचता हूं, 30 रुपए कमाता हूं। मेरी जीपी रेट सेल्स पे 30%। लेकिन यदि मैंने डिस्काउंट चालू कर दिया 10% की 100 की जगह 90 लूंगा तो मेरा जीपी रेट 20 पे आ जाएगा। मैं उस केस में मार्जिन में 10% कम कर गया। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा जीपी में से दिया जाता है। क्या कोई व्यक्ति अपने मार्जिन से बढ़ के डिस्काउंट दे सकता है? आज हम कितने भी जानकार की दुकानदार पे चढ़े, दुकानदार के यहाँ जाएं कोई भी सामान लेने और वो पसंद किया यार ये और जबरदस्ती मूंढपची करते हैं, वहाँ बार्गेन पे उतर जाते हैं। आदत है इंडियंस की, है ना। और इतने में मैं तो इतने दूंगा आपको, देख लो घर की बात है ये। और सामने वाला एक शब्द बोलता है लास्ट में, भाई साहब इतना तो घर में ही नहीं आता। बोलते हैं कभी इतना तो घर में ही नहीं आता, घर में ही नहीं पड़ता। वो उसका मतलब वो बोलना क्या चाहता है, इतनी तो मेरी कॉस्ट है, इससे नीचे तो मैं दूंगा तो क्या ये इसको घाटे में चलाऊंगा क्या बिजनेस? कभी भी ट्रेड डिस्काउंट आपके मार्जिन को एक्सीड नहीं कर सकते। अब एक बात आती है कि आपने किसी कस्टमर को प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट देके माल तो बेच दिया, उधार माल बेचा, महीने 1.5 महीने 2 महीने की उधारी, क्रेडिट पीरियड कहते हैं उसे आपके एफएम की भाषा में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड, उधार की अवधि। आपने उसे 2 महीने का टाइम दे दिया, भाई साहब आज माल बेचा 29 सितंबर को, 29 अक्टूबर, 29 नवंबर, इसके पहले पहले पैसे दे देना, उसके आगे जाओगे ब्याज लेऊंगा, आई विल चार्ज इंटरेस्ट। ऑफिशियल क्रेडिट मैं 2-2 महीने की सबको देता हूं। बाजार में 60 डेज का साइकिल है पैसा घूमने का, आप दे देना 60 दिन में कभी भी, लेकिन उससे डिले मत करना, मैं ब्याज लूंगा। इट्स अ क्रेडिट पीरियड। लेकिन सोचो तो आप 2-2 महीने की उधारियों पे लोगों को माल बेचोगे और उधर आगे से बड़ी बड़ी कंपनियों से माल उठाते हो और वो आपको 1 ही महीने की उधार देते हैं। क्या उस केस में आपकी वर्किंग कैपिटल नहीं फंस जाएगी बिजनेस में? आपके पैसों की तंगी नहीं आ जाएगी? आपके बैंक में ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन नहीं आ जाएगी? ऐसे केस में फिर आपने एक तरीका निकाला कि यार इन लोगों से पैसा जल्दी कैसे वसूलें। क्रेडिट पीरियड तो आप कम कर नहीं सकते क्योंकि बाकी दुनिया भी 2 महीने की उधार पे माल बेच रही है। आप ये तो कह नहीं सकते आज से मैं उधार देना बंद। कई दुकानदार पास में अपनी दुकान पे बोर्ड पे तख्ती लगाते थे, आज नगद कल उधार। ऐसा है, कई जगह लगी हुई मिलती है, आज नगद कल उधार, आज नगद ले जाओ उधार कल दूंगा, कल आएगा तो आज नगद कल उधार। ये सब जुमले रह जाते हैं। असलियत में क्रेडिट के बिना दुनिया में काम नहीं होता है। आज पूरा इंटरनेशनल ट्रेड भी क्रेडिट पे चलता है। बाहर से इतने बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, चाइना और जापान और स्पेन और रशिया से, वो सारे क्रेडिट पे आते हैं। सरकारें आपस में क्रेडिट पे माल लेती देती है, पेट्रोलियम और स्टील और ये सब। अल्टीमेटली उधारी पे तो दुनिया चल रही है। लेकिन अब आपका उधार का पैसा बाजार में ज़्यादा रहेगा, आपकी वर्किंग कैपिटल सफ़र करेगी, आपका हाथ तंग हो जाएगा, आपका वर्किंग कैपिटल का साइकिल जो है ऑपरेटिंग साइकिल वो थोड़ा धीमा पड़ जाएगा। और जब तक आगे से पैसा नहीं आएगा आप आगे से माल नहीं उठा पाओगे क्योंकि सामने वाला आपको इतनी उधारी देता नहीं है। आपका क्रेडिट पीरियड आपका सप्लायर देता है आपको 1 महीना और आप देते हो आगे 2 महीना, तो 1 महीने का पैसा तो जेब का फंस गया ना। फिर इसको जल्दी वसूलने के लिए दूसरा डिस्काउंट आप ऑफर करते हो लालच के तौर पे। कौन सा? कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट का उद्देश्य क्या है? सेल्स बढ़ाना नहीं है, आपकी बाजार उधार को वापस लाना, मार्केट में जो आपकी उधारी पड़ी है उसको टाइमली रिकवर करना। प्रॉम्प्ट पेमेंट, PROMPT, प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत, फास्ट पेमेंट, क्विक पेमेंट, अर्ली पेमेंट, क्रेडिट पीरियड से भी पहले पेमेंट लेना। सामने वाले को कहते हो भाई साहब 2% डिस्काउंट आपको दे दूंगा, मेरे को टाइम से पैसे दे दो आप। अगला सोचता है यार 1 लाख का माल खरीदार आज मैं दे रहा हूं तो 98,000 देने पड़ेंगे, मैं 2,000 रुपये बचाऊंगा। आज मैं 1 लाख की बैंक में FD भी करा दूं और इसको ना देके FD की भी ब्याज की सोचूं। बैंक वाले 4% ब्याज देते हैं FD पे आजकल, साल भर का, पूरे साल का। यहाँ तो 2 महीने में 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 12 महीने के तो 12,000 रुपये हो गए। ज़्यादा अच्छा ऑप्शन ले भैया 98 पकड़, 2,000 छोड़, रफा दफा कर, डिस्काउंट का क्रेडिट नोट इशू कर। कभी सुना डेबिट नोट, क्रेडिट नोट? अपनी बुक्स में मेरे 2,000 रुपये जमा कर लेना, क्रेडिट कर लेना, और मैं मेरी बुक्स में तेरे 2,000 रुपये खत्म कर रहा हूँ। मैंने 98 दिया और फाइनल सेटलमेंट, 1 लाख में से 98 दिया, 1 लाख का पेमेंट हो गया, समझना। इट इज़ कैश डिस्काउंट। अभी हम उसी डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। ये जो डिस्काउंट आज हम ले रहे हैं ना, इट इज़ ए कैश डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट तो 2 तरह के हो गए, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, वो आपके बिल, सेल्स बिल में से कम हो जाता है, तो आपका जीपी उतनी अमाउंट से कम हो जाता है।
कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। लेकिन कैश डिस्काउंट का उद्देश्य सेल्स बढ़ाना या आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोल्व करना, वो P&L का पार्ट है। इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, बैंकों से ब्याज पे कर्जा उठाना, जगह जगह से पैसा बटोर के ब्याज देना, इट्स योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये P&L में चार्ज होता है। कैश डिस्काउंट इज नॉट ए डायरेक्ट एक्सपेंस, कैश डिस्काउंट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रादर योर ट्रेड डिस्काउंट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों में 3 फर्क होते हैं। पहला उद्देश्य, ट्रेड डिस्काउंट देने का उद्देश्य है सेल्स प्रमोशन। कैश डिस्काउंट का उद्देश्य है अर्ली कलेक्शन, टाइमली कलेक्शन, प्रॉम्प्ट कलेक्शन, फास्ट कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। उद्देश्य का पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, नेचर। ट्रेड डिस्काउंट इज ए डायरेक्ट एक्सपेंस, रादर योर कैश डिस्काउंट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ट्रेड डिस्काउंट जीपी को हर्ट करता है, जीपी को रिड्यूस करता है, जबकि कैश डिस्काउंट नेट प्रॉफिट को कम करेगा, जीपी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। यही हुआ। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में हमें डिफरेंस मालूम होना चाहिए। और एक चौथा डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट इनविजिबल होता है, कैश डिस्काउंट विजिबल होता है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में दिखता नहीं है, छुप जाता है, उसका असर तो आता है लेकिन वो छुप जाता है, नजर नहीं आता। जबकि कैश डिस्काउंट P&L में दिखता है, उसकी एंट्री पास होती है। ये हमें पहले बिल्कुल ग्राउंड पे ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री अपनी जगह है। हमें कोई ये कह दें तुमने इतनी अकाउंटेंसी पढ़ ली, जरा ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का मीनिंग और उनके डिफरेंसेस बताओ, उसको बता दो साहब। दोनों डिस्काउंट में ये तो मीनिंग है। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एक जनरल आपके कस्टमर्स के पूरे ग्रुप को ऑफर किया जाता है सेल्स प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि कैश डिस्काउंट वो भी यूनिवर्सली सबको ऑफर किया जाता है लेकिन अर्ली कलेक्शन के लिए। कैश डिस्काउंट P&L को नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करता है लेकिन जीपी को डिस्टर्ब नहीं करता, जबकि ट्रेड डिस्काउंट जीपी को डिस्टर्ब करता है। तो अल्टीमेटली एनपी तो वैसे ही डिस्टर्ब होना ही है। ट्रेड डिस्काउंट का 2 जगह इंपैक्ट आता है, पहले वो जीपी को घटाता है, बाद में एनपी को। कैश डिस्काउंट केवल एनपी को घटाता है, जीपी को नहीं घटाता है कभी। सिमिलरली ट्रेड डिस्काउंट विजिबल नहीं होता, इनविजिबल इंप्लीकेशन देता है, वो नजर नहीं आता लेकिन असर दिखाता है। कैश डिस्काउंट विजिबल होता है और विजिबल होकर अपना असर दिखाता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस, सुना है कभी? कंसाइनमेंट थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का भी पड़ा हो तो कंसाइनमेंट में नहीं होता, कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजता है और रास्ते में सामान्य टूट फूट हो जाती है लेकिन उसकी एंट्री नहीं होती, वो आपके बचे हुए माल की कीमत को थोड़ा सा बढ़ा देता है। इन्फ्लेशन इफेक्ट, प्राइस इन्फ्लेशन आ जाता है, वो हम बाद में आएंगे उस पर। अभी आपको नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी मुझे बेसिक्स में ही लेना है ताकि मुझे आगे कंसाइनमेंट फाइनल अकाउंट में मुझे रोकना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप समझ जाओगे नॉर्मल का क्या ट्रीटमेंट है, एबनॉर्मल का क्या है। अब हम यहाँ 2 डिस्काउंट की तो बात कर चुकी, इसके आगे सोचिए। कभी सुना रिबेट अलाउड टू डेटर्स? क्या होती है रिबेट? टाइम से पहले तो कैश डिस्काउंट हो गया, वो तो कैश डिस्काउंट ही हुआ ना, फिर टाइम से। देखो वो BRBP में चले गए, अब वो BR है, वो रिटायरमेंट ऑफ बिल है कि आपकी कोई बिल की मैच्योरिटी डेट अभी आगे हैं और बीच में पे करना चाहते हो, अभी मेरे पास पैसे हैं, बाद में नहीं होंगे, बाद में तेरा बिल बाउंस होगा, डिसऑनर होगा, आज ले ले मेरे से, मैं अर्ली पेमेंट करने को तैयार हूँ, बट अर्ली पेमेंट तब करूंगा ना जब मुझे कुछ अमाउंट छोड़ेगा, वो रिबेट होती है, वो रिबेट ऑन बिल होती है। मैं रिबेट अलाउड टू डेटर्स की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले 1-2 बच्चों ने बोला था, भूल गए वो, कुछ देर पहले बोल रहे थे कई जने, याद करो। रिबेट अलाउड टू डेटर्स और रिबेट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, रिबेट भी दोनों तरफ होती है। कुछ लोग अपने डेटर को देते हैं तो कुछ लोग अपने क्रेडिटर से लेते भी हैं, और वाजिब बात है डेटर को दोगे तो उनके लिए क्रेडिटर से मिलना भी तो हो गया। देखो आप जल्दी पेमेंट पे ही गाड़ी रुकी हुई है अभी, अब जल्दी पेमेंट को तो भूल जाओ, उसका तो कैश डिस्काउंट होता है, इट्स नॉट अ रिबेट। रिबेट इज समथिंग एल्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में आएगा एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे रिबेट वाले, बोलो। बैड डेट नहीं, और सोचो थोड़ा, वो तो आप वहीं चले गए वापस। पेमेंट का तो रिबेट से कोई कनेक्शन ही नहीं होता, ऐसे बोलो, थोड़ा बहुत तो गाड़ी आई ना लाइन पे। क्वांटिटी शब्द से रिलेशन होता है रिबेट का। वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं उसे, वॉल्यूम। देखो एक होती है बल्क क्वांटिटी में माल लेने पे जो ऑफर मिलता है उसको भी रिबेट कहते हैं, और एक होता है ईयरली टारगेट। आज आपको और हमें पता नहीं है, ये बाजार में जितने बड़े बड़े जो शोरूम खुले हुए हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स के, गाड़ियों के, इनको ईयरली
टारगेट मिलता है कंपनी की तरफ से, साल में इतने एलसीडी टीवी निकाल के दिखा दो, हम आपको इतनी रिबेट दे देंगे। साल में इतनी गाड़ियां बेच के दिखा दो, हम आपको इतना। इनको बड़ी अमाउंट में रिबेट मिलती है बहुत, और टारगेट बेस्ड होती है। लेकिन आज यदि मैं अपने ओपन कस्टमर्स, आप लोग सब लोग हैं, मैं एक डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूं, आप सारे होलसेलर्स हैं, अब आगे आप रिटेल में माल बेचते हैं, होलसेल प्राइस में मुझसे खरीदते हैं, और मैं डीलर प्राइस पे आपको माल देता हूं, और मैं मैन्युफैक्चरर से लेता हूं। आगे मेरी सेल्स बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों के ऊपर एक ऑफर छोड़ दिया। आप में से जो बंदा साल भर में मुझसे 50 लाख से ऊपर का माल खरीद लेगा, उसके आगे मैं आपको 5% रिबेट देना शुरू कर दूंगा। लेकिन 50 लाख को टच करके दिखाओ पहले। आपका बिलिंग का टोटल क्यूमुलेटिव अप्रैल 22 से मार्च 23 में जिस दिन आप 50 लाख का आंकड़ा छू दोगे, उसके बाद में मैं आपको रिबेट देना शुरू कर दूंगा। अब इस केस में आप लोग कोशिश में लग जाओगे कि 50 लाख की बिलिंग हो जाए, और आप में से कोई बंदा आज ही के दिन आ गया, सर देखो आज मेरे 50 लाख की परचेज होगी पूरी, मैं आपसे 50 लाख का माल उठा चुका हूं, अब जो अगला माल आप दोगे ना मुझे, वो 5% रिबेट पे दोगे। अब बाकियों को 100 लेना, मेरे से 95 लेना, दैट्स ए रिबेट। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि 50 लाख के टारगेट के बाद में रिबेट है 5%, और आगे आपने मुझसे माल खरीदा और आपने कुल मिला के मुझसे 6 लाख की रिबेट ले ली साल के अंत तक, ये 6 लाख की रिबेट साल भर की है। और मैं आपसे एक बात बोल रहा हूं, मैंने आप लोगों को खुला ऑफर दिया था, जो बंदा मुझसे 50 लाख का बिजनेस कर लेगा, 50 लाख के आगे मैं आपको 5% पे रिबेट पे माल दूंगा। साल के अंत में आप में से एक होलसेलर ने मुझसे 6 लाख की रिबेट लेके दिखा दी, सर देखो मैंने 6 लाख कमा लिया आपसे साल भर में। नाउ दिस 6 lakhs इज 5%। बोलो, मैंने जो आपको 50 लाख के ऊपर माल बेचा होगा उस पर 5% रिबेट दी होगी ना, ये अमाउंट ऑफ रिबेट है, और ये 5% के बराबर है, डिवाइडेड बाई 5%। इसका मतलब सोचिए, ये सब काम आएगा आगे, वर्किंग नोट बनेंगे ये इनकम्प्लीट में, क्वेश्चन आएगा ये। 6 लाख डिवाइडेड बाई 5%, 1 करोड़। आपने 1 करोड़ 20 लाख की परचेज मुझसे करी है 50 लाख के बियॉन्ड। 50 लाख तो पहले ही खरीदी होगी ना, इसका मतलब आपने मुझसे 1 करोड़ 70 लाख का माल खरीदा साल भर में। मेरे यहां पे आपकी बिलिंग 1 करोड़ 70 लाख की हो चुकी। 50 लाख तक तो मैंने रिबेट नहीं दी थी, 50 लाख के ऊपर कितने हैं इसमें, 1 करोड़ 20 लाख, उसका 5% मैंने आपको छोड़ा। अब मैं 1/20 में से 6 लाख, 1 करोड़ 20 लाख में से 6 लाख घटाऊंगा तो 1 करोड़ 14 लाख, और 50 लाख पहले वाले 1 करोड़ 64 लाख, 1 करोड़ 64 लाख। मैं आपको 6 लाख छोड़ के 1 करोड़ 64 लाख कलेक्ट करूंगा। वो 6 लाख आपकी सीधी सीधी इनकम हो गई। ये आपके पीएनएल के क्रेडिट में जाएंगे, ये मेरे पीएनएल के डेबिट में आएंगे। ये रिबेट होती है, टारगेट बेस्ड मिलती है रिबेट। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में क्वेश्चन आएगा, ये फिगर चेंज होंगे बट ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको उसमें परचेज या सेल का फिगर नहीं देगा, आपसे निकलवाएगा। तो रिबेट डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिबेट प्लस जितने के ऊपर रिबेट मिलनी थी जोड़ो तो परचेज सेल आ गई। मेरी ये सेल है, आपकी ये परचेज, ये रिबेट होती है। हमें डिस्काउंट और रिबेट में फर्क आना चाहिए। और एक होता है अलाउंस, सैलरी में पढ़ते हो वो अलाउंस नहीं। हम यहाँ हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस की बात नहीं कर रहे हैं, जो आज गवर्नमेंट ने बढ़ाया डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वो अलाउंस अलग है। बिजनेस टर्म्स में आता है अलाउंस, अलाउंस गिवन टू डेटर्स, अलाउंस टेकन फ्रॉम क्रेडिटर्स, वो बिल्कुल ही अलग होता है। मैं इन जनरल अपने डेटर्स को 5% का ट्रेड डिस्काउंट देता आया हूँ। और आप में से हो कि नया कस्टमर मुझसे जुड़ा, बंदे ने मुझसे माल खरीदा और मैंने 100% बिलिंग कर दी, 5% का डिस्काउंट, उसको ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया। थोड़े टाइम बाद में, महीने भर में घूम फिर के आया वापस, क्यों साहब मेरे से क्या नाराज़गी थी, बाकियों को तो आप 5% डिस्काउंट देते हो ट्रेड डिस्काउंट, मुझसे 100% क्यों ले लिए, मुझे क्यों नहीं दिया। अब मैं उसको डिस्काउंट दूंगा सेल्स के बाद, उसको बोलते हैं अलाउंस। एनी डिस्काउंट गिवन, एनी ट्रेड डिस्काउंट गिवन आफ्टर द पॉइंट ऑफ सेल्स, उसको अलाउंस कहते हैं। ये सब आगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सेल्फ बैलेंसिंग और ये आपका ये फाइनल अकाउंट में आएंगे पॉइंट, और ब्रांच ऑल्सो, ब्रांच में भी आएंगे, चारों आएंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, रिबेट एंड अलाउंस, चारों की नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ हमें अता पता होना चाहिए इन सब के मीनिंग क्या होते हैं। अकाउंटिंग एंट्री अपनी जगह है। तो आज हमने जो डिस्काउंट लिया ना, ये वाला, ये डिस्काउंट, दिस इज ए कैश डिस्काउंट, इट्स नॉट ए ट्रेड डिस्काउंट। और इसकी एंट्री होती है, आप संडे डेटर से टाइमली पैसा चाहते हो तो डिस्काउंट देना पड़ेगा।
और जो डिस्काउंट आप ड्यूरिंग द ईयर अलाउ करोगे वो अपने आप में एक ट्रेंड बन जाएगी, ट्रेडिशन बन जाएगा, और एंड ऑफ द ईयर फिर आप अंदाज लगाओगे इस साल मैंने इतना डिस्काउंट दिया तो शायद मुझे अगले साल भी देना पड़ेगा, तब जाके पैसा आएगा, वरना लोग टाइम से पैसा नहीं देंगे। उसका भी प्रोविजन बनता है, और वो प्रोविजन कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट होता है वो लॉजिकल है, उसके पीछे बाकायदा सीक्वेंस है कि इस सीरियल ऑर्डर से प्रोविजन निकलता है। वो हम प्रैक्टिकल लेंगे, क्वेश्चन तब करेंगे, और इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। पीछे का करके आना पूरे। ओके, हाँ जी।